Hello dear students, welcome to BPRC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस की पाठ की सिविक्स का अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम जन संघर्ष और आंदोलन का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे भारत में जन संघर्ष की अगर हम चर्चा करते हैं तो 1857 से 1947 तक जन संघर्ष ही हुआ। विभिन्न आंदोलन में 1857 का जो क्रांति अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम अर्थात स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ वो जनता के द्वारा किया गया संघर्ष ही जन संघर्ष कहलाता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि अगर जनता अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कोई संघर्ष करती है तो उसे हम जन संघर्ष कहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति हुई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो हुआ वो भारत की जनता अपने अधिकार को पाने के लिए भारतीय जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष किया अर्थात एक आंदोलन चलाया जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आज में जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में चर्चा करनी है। लोकतंत्र से देखते हैं 1947 के बाद का इतिहास उठा करके हम देखते हैं कि 1947 के बाद के इतिहास में जनसंघर्ष और आंदोलन की क्या भूमिका है इसके बारे में चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता और शक्ति उसके विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में विभक्त होती है। लोकतंत्र में सत्ता सत्ता और शक्ति उसके विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में विभक्त होती है। उसके विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में विभक्त होती है। सत्ता में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रभावों का सामना करते हैं। तो यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र में सत्ता और शक्ति उसके विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में विभक्त होते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का मतलब सरकार, जिसकी शासन सत्ता हो, सरकार और उसके शक्ति विभिन्न अंगों और सामाजिक समूहों में जो विभिन्न अंग हैं उस सामाजिक समूहों में विभक्त होते हैं। विभिन्न अंगों को मिलाकर के, विभिन्न पार्टियों को मिलाकर के एक सरकार का निर्माण होता है। विभिन्न व्यक्तियों को मिलाकर के, विभिन्न पार्टियों को मिलाकर के एक सरकार का निर्माण होता है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों में बटे होते हैं, लेकिन जब उनका समर्थन मिल जाता है तो एक सरकार का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे समूहों में विभक्त होती है। सत्ता में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रभावों का सामना करते हैं। सत्ता में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रभावों का सामना करते हैं। जिससे सत्ता में रहने वाले लोग का मतलब जिसकी सरकार होती है वो विभिन्न दबाव और प्रभावों का सामना करते हैं। विभिन्न दबाव और प्रभावों का सामना करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पर जनता सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, अपना अधिकार लेने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, अर्थात धरना प्रदर्शन करते हैं तथा प्रभावों का सामना करना पड़ता है। जनता के प्रभावों का सामना भी करना पड़ता है सरकार को। जैसे इसके पहले एनआरसी का विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर आई, सरकारी वाहनों को जलाने लगे, अर्थात सरकारी पर्यटन स्थलों को भी जलाने लगे, अर्थात जितनी भी सरकारी संपत्ति उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। तो सरकार जनता ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। जनता ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात सरकार के ऊपर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं दबावों का सामना सत्ता को करना पड़ता है कि जनता के अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो जनता सड़कों पर प्रदर्शन करके अपने अधिकार को ले सकती है। तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों अर्थात विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभावों का सामना करना पड़ता है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। लोकतंत्र में भिन्न भिन्न हित और दृष्टिकोण होते हैं। लोकतंत्र में भिन्न भिन्न अलग अलग हित और दृष्टिकोण होते हैं जिसके माध्यम से टकराव की स्थिति बनी रहती है। लोकतंत्र में अलग अलग हित और दृष्टिकोण होते हैं जिसके मध्य टकराव की स्थिति बनी रहती है। सत्ता पक्ष को निरंतर विरोधी दबावों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। सत्ता पक्ष को निरंतर विरोधी दलों के दबावों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। जैसे सरकार में विपक्ष का नेता होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों जगह एक विपक्षी पार्टी का विपक्ष का नेता होता है। विपक्षी पार्टी का एक विपक्ष का नेता होता है जो सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, अर्थात दबाव बना करके लोकतंत्र के अधिकारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कि सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो विपक्ष का नेता उसका विरोध करता है, अर्थात उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है। तो उसके बीच विपक्ष के नेता और सत्ता के नेता के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। सत्ता पक्ष के निरंतर विरोधी दबाव के बीच संतुलन की स्थिति स्थापित करना होता है। सरकार को जो विपक्ष की स्थिति अर्थात विपक्ष के नेता हैं उनके बीच संतुलन स्थापित करना, सरकार को उसके बीच संतुलन भी स्थापित करना होता है। ये स्थितियां लोकतंत्र के स्वरूप ग्रहण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ये स्थितियां ऐसी स्थिति लोकतंत्र के स्वरूप को ग्रहण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को ग्रहण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल और बेल्जियम में जल संघर्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेपाल और बेल्जियम में जल संघर्ष। नेपाल और बेल्जियम में जल संघर्ष के बारे में आज चर्चा करते हैं। नेपाल में जो पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना होती है वो 2016 में होती है। इसके पहले 2006 में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ था, लेकिन नेपाल में लोकतंत्र 2006 में जो स्थापित हुआ वो लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद फिर राजतंत्र था, राजाओं के हाथों में नेपाल चला गया। फिर 2016 में पूर्ण रूप से नेपाल स्वतंत्र हो जाता है और नेपाल का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और लागू हो जाता है। 2006 की बात करते हैं। राजा वहां के राजा बीरेन सिंह अर्थात
योगेंद्र सिंह, वहां भी राजतंत्र पूरी तरह से कायम रहा। तो नेपाल और बेल्जियम में जनसंघर्ष 2006 से लेकर के 2006 में नेपाल में जब लोकतंत्र आया, जनता के विरोध करने के कारण, जनता के विरोध से नेपाल में 2006 में लोकतंत्र आया। जनता ने 2006 के पहले जहां पे जनता ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में लोकतंत्र मिला। लेकिन लोकतंत्र मिलने के बाद भी ज्यादा दिन लोकतंत्र नहीं चल सका। फिर दोबारा नेपाल में राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और जो नेपाल से राजतंत्र पूर्ण रूप से गायब होता है, लोकतंत्र स्थापित होता है, और 2016 में पूर्ण रूप से नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। नेपाल और बेल्जियम के बीच संघर्ष, यहाँ बेल्जियम के इतिहास को छोड़ करके बोल्विया के इतिहास पे हम चर्चा करेंगे। बोल्विया नेपाल और बोल्विया में संघर्ष, बोल्विया में संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। नेपाल और बोल्विया में हुआ जनसंघर्ष इस बात को सिद्ध करता है, नेपाल और बोल्विया में हुआ जनसंघर्ष इस बात को सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में जनता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में जनता की जो भूमिका होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो सत्ता का शासक चुना जाता है लोकतंत्र में, और जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में जनता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सत्ता में रहने वाले लोग अथवा सरकारें मनमानी नहीं कर पाती। सत्ता में रहने वाले लोग अथवा सरकारें मनमानी नहीं कर सकती। एक सीमा के बाद उन्हें जनता का निर्णय मानना ही होता है। यही है लोकतंत्र। एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद उन्हें जनता की बात को, सरकार को मानना ही होता है। इसलिए जनता अपने अधिकार को पाने के लिए, अर्थात अपनी बात को सरकार से मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके, विरोध करके वो अपने अधिकारों को सरकार से मनवा लेते हैं। यही है लोकतंत्र। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। यह है लोकतंत्र। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास।